नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे एंजाइम्स, जैविक उत्प्रेरक एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इसके नामकरण, वर्गीकरण और क्रिया की विशिष्टता को गहराई से समझेंगे। जी, और आज का ये सत्र बहुत ही खास है। बिल्कुल। हम इस अध्ययन सामग्री के हर एक स्लाइड, हर एक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से डिकोड करने के एक मिशन पर हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें तो एंजाइम केवल एक रासायनिक तत्व नहीं है, ये जीवन को संभव बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। मतलब आप सोचिए, कोशिकाओं के भीतर चल रही लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं, इनके बिना इतनी धीमी होंगी कि जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं हो पाएगा। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले हमारी स्रोत सामग्री की पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, जहां इसकी बुनियादी परिभाषा और ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर की बात की गई है। जी। एंजाइम को मुख्य रूप से जैविक उत्प्रेरक के रूप में परिभाषित किया गया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं जो अत्यधिक विशिष्ट होते हैं और ये मृदु परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हाँ, मतलब बिना खुद खर्च हुए ये प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर सक्रियण ऊर्जा या जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसका ग्राफ सामने आता है। तो इसे थोड़ा सरल भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे आप एक विशाल ऊर्जा के पहाड़ के रूप में सोच सकते हैं। एक पहाड़ जो अभिकारकों को पार करना है। हाँ, बिना एंजाइम के अभिकारकों को इस ऊंचे पहाड़ को पार करना पड़ता है, जिसमें बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। लेकिन एंजाइम क्या करते हैं? वो उस पहाड़ की ऊंचाई को कम कर देते हैं। एकदम सही। वे उस पहाड़ के बीच से एक वैकल्पिक रास्ता या सुरंग बना देते हैं, जिससे वो ऊर्जा अवरोध बहुत छोटा हो जाता है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। ये वाकई एक बहुत ही स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। खैर, अब जब विज्ञान के इतिहास में इतने सारे एंजाइम खोजे जाने लगे तो उनके नामकरण की भी जरूरत पड़ी होगी। हमारी अगली स्लाइड इसी एंजाइम के नामकरण पर है। नामकरण की यात्रा बड़ी दिलचस्प रही है। हाँ, चलिए इसे थोड़ा सरल करते हैं विद्यार्थियों के लिए। शुरुआत में नामकरण का तरीका बहुत ही सीधा था। मतलब जिस पदार्थ या सबस्ट्रेट पर एंजाइम काम करता था, उसके नाम के अंत में बस एज लगा दिया जाता था। एज यानी ASE। बिल्कुल, जैसे यूरिया पर काम करने वाला यूरिएज बन गया और स्टार्च पर काम करने वाला अमाइलेज। शुरुआत में ये तरीका व्यावहारिक था, लेकिन जैसे जैसे शोध बढ़ा, ये भ्रामक होने लगा। इसलिए व्यवस्थित नामकरण की आवश्यकता पड़ी। IUBMB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने EC नंबर प्रणाली स्थापित की। हमारी सामग्री में इसे एक बारकोड की तरह दर्शाया गया है। बारकोड की उपमा बहुत सटीक है। हर एंजाइम का अपना एक विशेष EC नंबर होता है, जैसे EC के बाद क्लास, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास और आखिर में सीरियल नंबर। जैसे उदाहरण दिया है हेक्सोकाइनेस का, इसका EC नंबर 2.7.1.1 है। हाँ, EC 2711। जब कोई वैज्ञानिक इसे पढ़ता है तो उसे तुरंत उस एंजाइम की पूरी रासायनिक पहचान मिल जाती है। इसका पहला अंक इसके मुख्य वर्ग को दर्शाता है, जो हमें सीधे एंजाइमों के 6 प्रमुख वर्गीकरणों की ओर ले जाता है। जी। तो चलिए उत्साह के साथ इन सभी 6 वर्गों को क्रमानुसार डिकोड करते हैं, जो स्लाइड 4 से 7 तक दिए गए हैं। मैं नाम बताती हूँ और आप विश्लेषण कीजिएगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पहला वर्ग है ऑक्सीडो रिडक्टेस। इस पहले वर्ग का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। ये ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। हाँ, जैसे एक अणु से हाइड्रोजन परमाणु निकालकर दूसरे को देना। डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज और कैटालेज इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है ट्रांसफरेज। नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ ट्रांसफर कर रहा है। सही पकड़ा आपने। ये इलेक्ट्रॉनों के बजाय पूरे कार्यात्मक समूहों का स्थानांतरण करते हैं, जैसे मिथाइल, अमीनो या फॉस्फेट समूह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे काइनेज या ट्रांसएमिनेज एंजाइम। एकदम सही। अब तीसरे वर्ग की बात करते हैं, जो है हाइड्रोलेज। हमारी सामग्री के अनुसार ये पानी यानी H2O की मदद से रासायनिक बॉन्ड्स को तोड़ने का विशेषज्ञ है। हाँ, इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हमारा पूरा पाचन तंत्र इसी पर निर्भर है। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ते हैं, लाइपेज वसा को और न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को। ये सब पानी के जुड़ने से ही संभव होता है।
और चौथा वर्ग है लाइएज, जो बॉन्ड तो तोड़ता है लेकिन हाइड्रोलेज से अलग तरीके से। ये बहुत ही बारीक अंतर है विद्यार्थियों के समझने के लिए। लाइएज बिना पानी के और बिना एटीपी ऊर्जा के समूहों को हटाते या जोड़ते हैं, यानी बिना हाइड्रोलिसिस के। हाँ, जब ये किसी समूह को हटाते हैं तो अक्सर कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं। डीकार्बोक्सिलेज या एल्डोलेज इसके उदाहरण हैं। अब आते हैं पांचवें वर्ग पर, जो मेरा पसंदीदा है, आइसोमेरेज। इसमें न कुछ बाहर से जुड़ता है न बाहर निकलता है। ये इंट्रामोलिक्यूलर पुनर्व्यवस्था करता है, मतलब एक ही अणु के भीतर परमाणुओं की जगह बदल देता है। जिसे इमारत के कमरे बदल दिए हों पर ईंटें वही हों। बहुत खूब। रेसमेज, एपिमरेज और म्यूटेज इसी तरह काम करते हैं। और अंत में छठा वर्ग है लाइगेज, जो ऊर्जा का उपयोग करके दो अणुओं को जोड़ने का काम करता है। हाँ, और ये ऊर्जा ईटीपी के टूटने से मिलती है। डीएनए लाइगेज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो डीएनए के टुकड़ों को आपस में मजबूती से जोड़ता है। तो ये थे हमारे 6 प्रमुख वर्ग। अब स्लाइड 8 और 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गतिविधि के घटकों यानी सहकारकों की बात की गई है। कोफैक्टर्स, ये बहुत जरूरी हैं। एक शानदार पहेली के टुकड़ों जैसी एनालॉजी दी गई है सामग्री में। समीकरण कुछ इस तरह है: एपोजाइम, जो निष्क्रिय प्रोटीन है, जब वो सहकारक यानी गैर प्रोटीन के साथ जुड़ता है तब जाकर होलोएंजाइम बनता है, जो सक्रिय होता है। क्योंकि केवल प्रोटीन की श्रृंखला उत्प्रेरक का काम शुरू करने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होती, उन्हें इन मददगारों की सख्त जरूरत होती है। और ये सहकारक भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। जी, पहला है धातु आयन, जो अकार्बनिक होते हैं, जैसे काइनेज के लिए मैग्नीशियम आयन या कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए जिंक आयन और साइटोक्रोम के लिए आयरन। दूसरा प्रकार है कोएंजाइम। ये कार्बनिक होते हैं और एंजाइम से ढीले बंधे होते हैं। सामग्री बताती है कि ये अक्सर विटामिन डेरिवेटिव होते हैं। हाँ, जैसे NAD और FAD या कोएंजाइम A, ये रासायनिक संदेशवाहक की तरह आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। टाइटली बाउंड। बिल्कुल। हीम समूह या बायोटिन इसके अच्छे उदाहरण हैं, जो एंजाइम की संरचना का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। खैर, सहकारकों के बाद स्लाइड 10 में एंजाइम विशिष्टता की बात की गई है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हजारों अणुओं की भीड़ में एक एंजाइम अपने पसंद के सबस्ट्रेट को कितनी सटीकता से चुन लेता है। ये प्रकृति की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसके 4 स्तर हैं। पूर्ण विशिष्टता, जहां एंजाइम केवल एक ही सबस्ट्रेट को पहचानता है, जैसे यूरियाज। फिर दूसरा है समूह विशिष्टता, जहां वो अणुओं के एक पूरे परिवार या समूह पर काम करता है, जैसे हेक्सोकाइनेज। तीसरा है बंधन विशिष्टता, जहां वो सिर्फ एक विशेष प्रकार के बॉन्ड को लक्षित करता है, जैसे प्रोटीएज। और चौथा, सबसे चरम स्तर है स्टीरियो विशिष्टता, जहां एंजाइम दो एक जैसे दिखने वाले दर्पण प्रतिबिंब अणुओं के बीच का अंतर पहचान लेता है, जैसे एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। वो केवल एल अमीनो एसिड को पहचानेगा। एकदम सटीक। अब इस विशिष्टता को समझाने के लिए जो मॉडल दिए गए हैं, स्लाइड 11 में हम उन पर आते हैं। इसमें इतिहास का भी थोड़ा पुट है। जी, 1894 में ML फिशर का लॉक एंड की मॉडल, ताला और चाबी मॉडल, जिसमें माना गया था कि एंजाइम का सक्रिय स्थल एक कठोर ताले की तरह है। हाँ, और सबस्ट्रेट एक चाबी की तरह उसमें फिट हो जाता है। उस समय के लिए बड़ी खोज थी, लेकिन विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है। तो फिर डैनियल कॉशलैंड ने 1958 में प्रेरित फिट मॉडल यानी इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया, जो आज अधिक स्वीकार्य है। इसके अनुसार सक्रिय स्थल एकदम कठोर सांचा नहीं है। जब सबस्ट्रेट करीब आता है तो एंजाइम अपनी संरचना में थोड़ा बदलाव करता है। जैसे दस्ताने में हाथ डालना। दस्ताना पहले से उस आकार का कठोर नहीं होता, पर हाथ के जाते ही पूरी तरह फिट हो जाता है। बिल्कुल। और यही संरचनात्मक परिवर्तन बॉन्ड्स को कमजोर करके उत्प्रेरण को गति देता है। ये बहुत ही गतिशील प्रक्रिया है और इसी गतिशीलता के कारण एंजाइम अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। हमारी अगली स्लाइड 12, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर है। तापमान, पीएफ मान, सांद्रता, ये सब बहुत असर डालते हैं। तो यहाँ ऑप्टिमम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जी, ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम स्थिति। जैसे मानव शरीर के एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा काम करते हैं। अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो नष्ट होने लगते हैं, जिसे विकृतीकरण कहते हैं। मतलब उनकी 3D संरचना टूट जाती है। और पीएच के मामले में भी ऐसा ही है।
हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, न्यूट्रल या जो भी उसके लिए अनुकूल हो। और अगर हम सबस्ट्रेट सांद्रता की बात करें तो शुरुआत में प्रतिक्रिया दर बढ़ती है लेकिन फिर स्थिर हो जाती है। क्योंकि एक समय बाद सारे एंजाइम काम में लग चुके होते हैं, कोई सक्रिय स्थल खाली नहीं बचता। इसे संतृप्ति या सैचुरेशन कहते हैं। तो इस सब पे चर्चा करने के बाद हमारी आखिरी स्लाइड्स 13, 14 और 15 पर आते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या है? इसका जैविक महत्व क्या है? महत्व बहुत गहरा है। पाचन हो, चयापचय का नियमन हो या डीएनए प्रतिकृति और एटीपी संश्लेषण, ये सब एंजाइमों पर ही तो निर्भर हैं। संकेत पारगमन भी इन्हीं के जरिए होता है। और हमारे विद्यार्थियों को ये भी जानना चाहिए कि ये सारी जानकारी बहुत ही प्रामाणिक अकेडमिक पुस्तकों से ली गई है। बिल्कुल। लेहनिंजर, बर्ग और वोइट जैसी किताबें इस क्षेत्र में स्वर्ण मानक मानी जाती हैं। तो अगर हम एक त्वरित सारांश दें तो हमने जैविक उत्प्रेरक की परिभाषा देखी, उनके 6 वर्गों को डिकोड किया, सहकारकों के घटकों को समझा और प्रेरित फिट मॉडल का विश्लेषण किया। ये एक बहुत ही विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन रहा। हाँ, तो इस सत्र को समाप्त करने से पहले कि आप विद्यार्थियों के सोचने के लिए कोई अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे? जरूर। एक बहुत ही रोचक विचार है। हमने देखा कि एंजाइम सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं और विशिष्ट पीएच या तापमान पर काम करते हैं। जरा सोचिए, यदि हमारे शरीर के किसी एंजाइम के सक्रिय स्थल में एक छोटा सा संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए, किसी म्यूटेशन के कारण। हाँ, तो हमारे चयापचय या डीएनए प्रतिकृति जैसे बड़े जैविक मार्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो ताला अपनी चाबी को पहचान पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा सवाल है जो आगे के शोध का बड़ा द्वार खोलता है। विद्यार्थियों को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।